फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये चैप्टर है आपका स्टैटिक्स में, जिसकी एक्सरसाइज 1.4 का 7th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है। द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है 23 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 23 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो फिर आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। तो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 23 सेंटीमीटर, देखो ये लिख रखा है एंड्स। अब एंड्स के बारे में, एंड्स का क्या कर रहा है वो बाद में बता रहा है। ये कह रहा है द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है 23 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो स्ट्रिंग, उसकी लेंथ है 23 सेंटीमीटर। उसके एंड्स होंगे, दो एंड्स ही होंगे ना उसके स्ट्रिंग के। जैसे ये स्ट्रिंग है हमारी, इसका एक एंड ये रहा और एक एंड ये वाला होगा, दो एंड है ना इसके, एक ये रहा एक ये रहा। तो जो इसके एंड्स है ना, दीज एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर अटैच्ड, उन एंड्स को अटैच कर दिया किससे, टू पॉइंट्स ए एंड बी। आप ये कह रहा है एक स्ट्रिंग ले लो और ऐसी स्ट्रिंग लो, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ये कह रहा है उस स्ट्रिंग की लेंथ 23 सेंटीमीटर है और उस स्ट्रिंग के जो दो एंड्स है ना, एक ये होगा एक ये वाला एंड, दो एंड होंगे। तो एक एंड को आपने ए पॉइंट से अटैच कर दिया, दूसरे एंड को बी पॉइंट से अटैच कर दिया, ठीक है। इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन में अटैच कर दिया, ठीक है। तो देखो हमारा ये डायग्राम देख लो, ये स्ट्रिंग है ए और बी, ये इसको स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट मैंने इधर अटैच कर दिया, ये वाला पार्ट इधर अटैच कर दिया। अब ये टाइटली अटैच करना है या ऐसे स्लेक होनी चाहिए नीचे से, ढीली अटैच करना है, वो देखो क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि भाई ए और बी पर, जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पर अटैच किया स्ट्रिंग का, एक एंड यहाँ अटैच किया, दूसरा एंड यहाँ अटैच किया, तो अब इनको टाइट अटैच करना है। ये स्लेक पार्ट नहीं होना चाहिए, टाइट इन द सेंस, टाइट का मतलब होता है बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए स्ट्रिंग, दिख रही है ये दो पॉइंट पे अगर इसको अटैच कर दे। स्लेक का मतलब होता है इसको इस तरीके से ढीली छोड़ना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि ये टाइट कह रहा है या स्लेक कह रहा है। अब देखो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है, 23 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्ट्रिंग को कह रहा है भाई एक एंड मैंने ए पर अटैच कर दिया, एक बी पर। अभी देख लेते हैं, टाइट कहेगा तो टाइट, अदरवाइज हमारा स्लेक तो ये कर ही रहे हैं, यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर अटैच टू 2 पॉइंट्स, ठीक है भाई, 2 पॉइंट ए और बी पर मैंने अटैच कर दिया, किस में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब हॉरिजॉन्टली अटैच करना है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को ऐसे भी तो अटैच कर सकती हूँ, इसका एक पार्ट ऊपर अटैच कर दूँ और एक पार्ट नीचे अटैच कर दूँ, मतलब ये पॉइंट्स ए और बी ऐसे भी हो सकते हैं, ए ऊपर बी नीचे, लेकिन इसने बोला है हॉरिजॉन्टल लाइन में। उसके बाद ए वेट ऑफ 51, इसको छोड़ो, पहले अगला देखो आपको क्या लिख रखा है, ए बी क्या लिख रखा है, 17 सेंटीमीटर, ए बी 17 सेंटीमीटर। ए बी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपने डिस्टेंस फॉर्मूले खूब पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, तो उसको हम ऐसे लिखते थे, 2 पॉइंट के डिस्टेंस को ए बी लिखते थे। तो इसका मतलब है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। देखो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 17 दे रखा है ना। और लेंथ क्या है हमारी रोप की, लेंथ है 23, तो इसका मतलब ये स्लेक होगी, स्लेक की होगी। देखो आपने मान लो ये रस्सी ली, एक पॉइंट से उस रस्सी को आपने यहाँ अटैच किया, एक से यहाँ अटैच किया, मान लो आपने इसको टाइटली अटैच किया है, ये इस तरीके से स्लेक नहीं हो रही। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपने रस्सी को ऐसे टाइट अटैच कर दिया, तो जितना इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा उतनी रस्सी की लेंथ होगी क्या नहीं, है ना। अगर ये रस्सी टाइट होती, अगर ये रस्सी टाइटली हम इसको यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो जो रस्सी की हमारी लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी दोनों सेम होगा। क्या सेम होगा, इनका बीच का डिस्टेंस और इसकी लेंथ सेम होगी ना। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो ये मेरी ये जो है ना रोप, ये इस तरीके से स्लेक है, ढीली छोड़ रखी है, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो छोटा है, किससे, इस रोप की लेंथ से। इस केस में क्या होगी, अगर मैंने रोप ऐसे ढीली करके छोड़ दी, तो जो रस्सी की जो लेंथ है वो बड़ी होगी, किससे, ए और बी के बीच के डिस्टेंस से, होगी क्या नहीं। देखो रस्सी की लेंथ या तो इसके बराबर होगी, या छोटी होगी, या बड़ी होगी, तीन ही बात है। बराबर जब हो सकती है जब ये रस्सी टाइटली यहाँ पर हैंडल हो, टाइटली होल्ड कर रखी हो, बराबर तभी हो सकती है, और छोटी हो नहीं सकती। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और आपने एक रस्सी ले ली 3 सेंटीमीटर की, वो बंधेगी ही नहीं है इन दोनों के बीच में। आप उसका एक एंड यहाँ और यहाँ बांध ही नहीं सकते। अगर एक एंड यहाँ बांध दिया मान लो आपने, तो वो रस्सी यहीं पर अटक जाएगी, दूसरा एंड बांधने के लिए ये कहाँ से लाओगे, समझ रहे हो ना। तो छोटी वो हो नहीं सकती, ठीक है। तो क्या होगी अब, बड़ी, क्योंकि अगर इन दो पॉइंट्स पर जहाँ पर रस्सी के एंड्स जो है वो होल्ड कर रखे हैं, अगर ये दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ द रोप, अगर जो रस्सी की जो लेंथ है वो ज़्यादा हुई, तो ऑब्वियसली वो रस्सी क्या होगी, स्लेक होगी, ठीक है। तो वही केस है हमारा यहाँ पर। देखो लेंथ तो दे रखी है 23 और डिस्टेंस ए और बी के बीच का दे रखा है 17, और ये भी इसने बोला है कि रस्सी के जो एंड्स है वो कहाँ बंध रहे हैं, ए और बी पर। मैंने रस्सी ली एक
स्ट्रिंग ली, उसके जो एंड्स है एक को ए पर लगा दिया, एक को बी पर। अब इसने ए और बी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, और रस्सी की जो लेंथ है वो 23 है, यानी ज़्यादा लेंथ की रस्सी है, तो वो इस तरीके से स्लेक ही होगी ना, ठीक है। तो ये केस हमारा इस तरीके का है, आ गया समझ में। अब आगे क्या दे रखा है, ए वेट ऑफ, ये कह रहा है एक वेट ले लो, वेट आपको दे रखा है 51 ग्राम, जो वेट है वो एक कोई भी बॉडी दे रखी है एक तरह से, उस बॉडी का वेट है 51 ग्राम। अब कह रहा है भाई जो ये रस्सी स्लेक है ना, ये वाली सिचुएशन है हमारे क्वेश्चन में। और क्यों है ये सिचुएशन, क्योंकि ए और बी जहाँ पर रस्सी बांधने के लिए उसने बोला है मैंने बांध दी, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस 17 दे रखा है, जो कि कम है किससे, रोप की लेंथ से, इसलिए स्लेक होना पड़ेगा इसको, ठीक है, ऐसे ढीली होगी यहाँ से। अब ये कह रहा है एक बॉडी ले लो जिसका वेट 151 ग्राम है, एक बॉडी ले ली मैंने, उसका वेट है 150 ग्राम, और क्या लिख रखा है, इज फास्टन टू ए पॉइंट, एक पॉइंट पर उसको उस वेट को लटका, उस बॉडी जिसका वेट 51 ग्राम है उसको एक पॉइंट पर लटकाया है, और वो पॉइंट किसका है, स्ट्रिंग का। ये कह रहा है स्ट्रिंग का एक पॉइंट है, वहाँ पर उस वेट को लटका दो, स्लेक है, लटका सकते हैं, कहाँ पर, पॉइंट का नाम भी दे रखा है सी पॉइंट, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट सी हमारा यहाँ है, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ है, मान लो वो पॉइंट सी। यहाँ पर जब आप वेट लटकाओगे तो ये रस्सी की जो ये ऐसे इस तरीके से ये हो रही है ना, जो ये स्लेक हो रही है, ये खत्म हो जाएगी, रस्सी इस तरीके से हो जाएगी आपकी, कैसे, देखो ऐसी सिचुएशन बनेगी ना, मैंने वेट लिया, ये बॉडी थी कोई भी, ये बॉडी है हमारी कोई भी, ठीक है, इसका वेट है 51 ग्राम, इसको मैंने इस सी पॉइंट पर लटका दिया, ये सी पॉइंट था, इस पर मैंने बॉडी को लटका दिया, ठीक है। तो ये जो ये स्लेकनेस थी इसके अंदर, ऐसे जो ऐसे इकट्ठा हो रही थी रस्सी, ये सीधी हो जाएगी ना वेट की वजह से, ये तो ठीक है। तो इस जो ये रस्सी का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी ना, टेंशन आ जाएगी, T1 ले लेते हैं, ये टेंशन है हमारी T2, तो टेंशन आ जाएगी इसमें, क्यों, इसकी वजह से, वेट की वजह से, समझ में। तो यही था एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग थी जो कि 23 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, आर अटैच्ड, उसके जो एंड्स है वो अटैच कर रखे हैं किससे, 2 पॉइंट से, मैंने 2 पॉइंट से अटैच कर दिए, ए और बी से। उसके बाद लिख रखा है इन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टली मैंने अटैच कर दिए। उसके बाद ए बी की लेंथ दे रखी है 17, ए और बी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 17 सेंटीमीटर, तो मुझे पता लग गया कि थोड़ी स्लेक हो रही है वो। उसके बाद लिख रखा है ए वेट, एक वेट है, यानी एक बॉडी है, इसको लिखना चाहिए था ए बॉडी ऑफ वेट, एक बॉडी है जिसका वेट है 51 ग्राम, तो एक बॉडी ले ली मैंने जिसका वेट था 51 ग्राम, उसको लटका दिया, इज फास्टन टू ए पॉइंट, एक पॉइंट पर कर दिया, कौन सा पॉइंट है, सी, और वो पॉइंट किसका है, स्ट्रिंग का। तो मैंने स्ट्रिंग का एक पॉइंट सी लिया, यहाँ पर जाके मैंने वेट लटकाया, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अब क्योंकि इस पर वेट लटकाने की वजह से स्ट्रिंग के इस पोर्शन में भी टेंशन आ जाएगी और यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब ये खिंच रही है, जब रस्सी खिंचती है ना तब उसके अंदर टेंशन आती है, उस खिंचाव को ही बोलते हैं टेंशन। तो ये जो टेंशन है इसको हम T1 नाम दे देंगे, इस टेंशन को T2, क्योंकि अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टेंशन हो सकती है, सेम आएगी तो अपने आप ही आंसर T1 = T2 आ जाएगा। हम अलग अलग लेके चलेंगे, जनरली पर्टिकुलरली नहीं ले सकते ना, हमें क्या पता सेम आएगी या इक्वल डिफरेंट आएगी, कुछ भी आ सकती है, हम अब लेंगे T1 और T2। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग हो गई, ये 2 पोर्शन हो गए स्ट्रिंग के, इसमें आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक चीज़ और दे रखी है, AC = 8, ये क्या है AC, ये आपको कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए और सी के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कैसे, क्योंकि ये क्या थी, ये ए से लेके जो ये जा रहा है ना पोर्शन, ये क्या थी, पूरी रस्सी तो थी, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 23 में से 8 पोर्शन तो इस यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का पोर्शन तो ये आ गया, तो यहाँ कितना बच गया 23 - 8, तो कितना सेंटीमीटर होगा ये डिस्टेंस सी और बी के बीच का, 23 - 8, मतलब कि 23 - 8 क्या होगा, 23 - 8 हो गया 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक चीज़ और दे रखी है इसमें, व्हेन वेट इज एट रेस्ट, ये कह रहा है जो वेट है ना वो रेस्ट पर है, तब टेंशन फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है, टेंशन निकालनी है। जो ये वेट है ना ये रेस्ट पर है, अगर ये वेट रेस्ट पर होगा तो हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, कौन से, एक तो T1, एक T2 और एक ये वेट, ये पॉइंट है जिस पर 3 फोर्स लग रहा है, कौन से, एक T1 T2 और एक ये वेट। वेट भी तो एक फोर्स ही लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वेट बताया था, वेट क्या होता है, एक फोर्स ही होता है, क्योंकि वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही तो होता है, स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वेट क्या है, वेट यही तो होता है m × g, तो वेट क्या है, एक तरह से फोर्स ही होता है वेट।
तो ठीक है, तो 3 फोर्स लग रहे हैं इस पॉइंट पर। अब क्योंकि ले रखा है कि वेट हमारा रेस्ट पर है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, अगर वेट रेस्ट पर है तो हम ये कह सकते हैं ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है ना। तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में तभी तो बैलेंस हो जाती है ना चीज। तो वेट हमारा रेस्ट पर है, बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब तीनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम यहाँ पर लैमी थ्योरम लगा सकते हैं। लैमी थ्योरम क्या थी कि अगर 3 कोप्लेनर फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्स है, ये कोप्लेनर है क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम में भी है, ये 3 फोर्स है, एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर फोर्स है और इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होता था, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्स, ठीक है। लैमी थ्योरम लगाएंगे यहाँ। पहले हम एंगल निकाल लेते हैं, ये इन तीनों के बीच का एंगल। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई एंगल नहीं दे रखा लेकिन ये डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ से आइडियल, देखो ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, ट्राइंगल की ये लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है और ये साइड दे रखी है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि कहीं पाइथागोरस तो नहीं बन रहा है यहाँ। अगर पाइथागोरस बनेगा तो जहाँ पाइथागोरस बनेगा वहीं 90 का एंगल बन जाएगा इस ट्राइंगल में। तो एक एंगल तो मिलेगा, क्योंकि एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और जब तक एंगल नहीं मिलेगा हम लैमिस थ्योरम भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो एंगल देख लेते हैं, अगर हमें कुछ मिलता है तो। अब आप ये करके देखोगे, मैंने इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। कैसे हम पाइथागोरस चेक करते हैं, जब ट्राइंगल बन रहा हो तो जो 3 साइड्स दे रखी है उन तीनों का स्क्वायर करके रख लो। अब देख लो कि 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, तो ये करके देख लेना, आप आ रहा है ये 17 स्क्वायर इनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 8 ये दे रखा था AC और CB दे रखा था हमारा, CB 15 आ गया क्योंकि पूरी लेंथ 23 थी, 23 में से 8 माइनस करेंगे, ये 15 आ गया और ये 17 दे रखा था। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ, ये पाइथागोरस ही तो होती है। तो अब देखो ये पाइथागोरस क्या होती है, यही तो होती है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 17 वाला हाइपोटेन्यूज है हमारा, ये 17 वाला कौन सा है, ये हमारा है। अब बेस और उसका नहीं पता हमें कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, तो बस ये पता लग गया मुझे, ये हमारा क्या है, H है। अगर ये H है तो H के सामने वाला एंगल ही तो 90 का होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, ये होता था हमारा। सो देखो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ये तो आपको पता लग गया, T1 और T2 के बीच में तो 90 है। अब मैं इन देखो तीनों फोर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए अलग अलग, T1 और T2 का पता लग गया 90 पाइथागोरस से। अब आपको पता होना चाहिए T1 और 51 के बीच में कितना एंगल है, यानी ये वाला एंगल। T1 और 51 के बीच का एंगल, T1 और 51 के बीच का एंगल कैसे पता लगेगा, अगर ये वर्टिकल लाइन अगर मैं यहाँ लगा दूँ ये, और आपको ये एंगल पता लग जाए, ये वाला जिस पे मैंने डार्क करा है ब्लैक, ये वाला, तो आप क्या करोगे, ये वाली लाइन है, देखो ये पूरी वर्टिकल लाइन है और इस पे पूरा एंगल कितना बनता है 180 का। 180 में से अगर आप ये वाला एंगल पता लग जाए और ये वाला एंगल पता लगने के बाद ये एंगल माइनस कर दो 180 में से, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा T1 और 51 के बीच का, ठीक है। तो हम वर्टिकल लाइन से हमारा एंगल निकालना आसान हो जाता है, तो हम यहाँ वर्टिकल लाइन बना लेते हैं और इस एंगल को पता करते हैं ये कितना है, ये पता लग गया। देखो हमें ये पूरा एंगल पता है, ये नहीं पता, अगर ये एंगल पता लग जाए, मुझे सिर्फ इस एंगल में इंटरेस्ट है क्योंकि ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है T1 और 51 के बीच का। T1 और 51 के बीच का इस लाइन से निकल सकता है क्योंकि मुझे पता है लाइन के ऊपर पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए, ये वाला किसके बीच में, ये वाला एंगल, समझ रहे हो, ये देखो इससे बना देती हूँ, ये वाला एंगल अगर मुझे ये पता लग जाए, ये हमारी पूरी लाइन है, तो 180 में से ये माइनस कर दूंगी मैं, 180 में से ये माइनस कर दूंगी तो ये वाला निकल जाएगा T1 और 51 के बीच का, ठीक है। तो वही करा मैंने, क्या करा, ये डॉटेड किया, वर्टिकल लाइन बनाया, ये वर्टिकल है आपका, ये वाला इस तरीके से ये वर्टिकल है, ठीक है। एक एंगल थीटा मान लिया मैंने, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब कोई सोचेगा इसको थीटा मान लूँ, किसी को भी मान सकते हो, इसको मान लो थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा की जगह अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको थीटा माना तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। मुझे इसी एंगल में इंटरेस्ट था, ये वर्टिकल लाइन मुझे नजर आ रही थी और वर्टिकल के इस एंगल पर मेरा इंटरेस्ट था ताकि मैं ये वाला निकाल सकूँ, ये बार वाला। अब क्या करूँगी, 180 में से, ये पूरा 180 है ना, यहाँ से लेके ये जो बन रहा है ये पूरा 180 है, इस 180 में से ये वाला माइनस कर दूंगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आ जाएगा जो डॉट वाला है ये, और यही चाहिए था। क्यों, ये किसके बीच का है, T1 और 51, तो 180 में से ये माइनस करो, क्या आएगा, सो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस दिस एंगल, ये पूरा 180 था, 180 में से ये एंगल माइनस करूंगी, तो ये एंगल माइनस करूंगी तो मुझे नहीं मतलब ये क्या एंगल है, बस मुझे ये एंगल माइनस करना है, पूरे 180 में से ये वाला माइनस करा है मैंने, 180 लिया, इसमें से ये वाला एंगल जो था माइनस करा, इससे मुझे कौन सा मिलेगा, ये डॉट वाला एंगल। तो इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा, इसको सोल्व करके क्या आएगा, 180
-90 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस थीटा। जब भी बाहर माइनस साइन होता है ना ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो अब इसको सोल्व करना, क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा। तो आपका ये एंगल आ गया T1 और 51 के बीच का एंगल आ गया 90 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अब T2 और 51 के बीच का, यानी ये वाला एंगल क्या होगा, देखो ये पूरा एंगल क्या है 180, और ये एंगल आपको पता लग गया, ये दिख रहा है थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा है, और पूरा वर्टिकल लाइन है ना, क्योंकि ये वर्टिकल है ये वाली लाइन। ठीक है, ये एंगल थीटा है, आपने माना था, और ये वाला निकालना है T2 और 51 क्या होगा, 180 माइनस थीटा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये यानी कि ये वाला एंगल क्या निकला, 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल हमारा थीटा था, पूरा ये 180 था, 180 में से ये माइनस कर दिया, तो ये वाला T2 और 51 के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। अब मेरा T1 और T2 के बीच का 90 है, जो कि पाइथागोरस से निकला था। T1 और 51 के बीच में 90 प्लस थीटा है, और T2 और 51 के बीच में 180 माइनस थीटा है। अब इस पॉइंट पर, C पॉइंट था, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, T1, T2 और 51। यहाँ हम क्या लगा देंगे, लैमीज थ्योरम, क्योंकि ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है और कोप्लेनर है, तो वी कैन यूज लैमी थ्योरम हेयर। थ्योरम याद दिला देती हूँ क्या होती है। मान लो ये पॉइंट था, इस पर 3 फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहे थे। ये थी कि 3 फोर्स होते हैं, कोप्लेनर होते हैं और इक्विलिब्रियम में होते हैं, और तीनों एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं। तो लैमी थ्योरम क्या कहती है, ईच फोर्स, यानी अगर आप ये P फोर्स ले रहे हो, तीनों फोर्स है, इस तरीके से डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने P फोर्स लिया तो नीचे आएगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्स, यानी P ले रहे हो ना, ठीक है, बाकी 2 फोर्स कौन, P के अलावा बाकी कौन से बच गए, Q और R। Q और R के बीच का एंगल क्या है, Q ये है, R ये है, इनके बीच का एंगल ये वाला है ना, गामा। तो यहाँ आएगा साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू, फिर ले रहे हो आप Q, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्स। अब आपने लिया Q, ठीक है भाई Q। अब बच कौन से गए, ये देखो बच कौन से गए, P और R। P और R के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। ये P है, ये R है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। तो यहाँ आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, तीसरा फोर्स क्या है, R। अब R ले रहे हो तो बच कौन सा गया, P और Q। P और Q के बीच का एंगल क्या है, बीटा। तो यहाँ आएगा साइन बीटा। ये लैमी थ्योरम होती है, ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे 3 फोर्स कौन से हैं, T1, T2 और 51 क्योंकि एक वेट है और वेट भी एक फोर्स होता है, अभी मैंने बताया था। अब देखो जो हमारे फोर्सेस थे ना, इसको मैंने अलग से उठा के रख लिया। देखो T1 था, मैंने T1 को लिख लिया, ये पॉइंट हमारा C है। T2 था, इस तरीके से मैंने लिख लिया, नीचे मेरा एक फोर्स और था 51। एक पॉइंट पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तीनों इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि जो वेट है वो रेस्ट पर हमें गिवन है कि जो वेट है वो रेस्ट पर है, तो तीनों इक्विलिब्रियम में। लैमी और कोप्लेनर है, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना तीनों, तो कोप्लेनर तो है, तो हम लैमी थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं। तो देखो एंगल चाहिए था मुझे तीनों के बीच में, तो इसके बीच का एंगल 90, जो कि पाइथागोरस से, देखो ये ट्रायंगल बन रहा था पूरा, यहाँ हमने करा था ये वाला ट्रायंगल, तो ये 90 था। ये एंगल अभी मैंने निकाला 90 प्लस थीटा, कुछ नहीं है, जो ये 90 था ना, ये एंगल जो ये ट्रायंगल में ये 90 एंगल बन रहा था पूरा, मैंने कुछ नहीं करा, इस पे वर्टिकल लाइन बना के एक एंगल को थीटा मान लिया, और पूरा क्योंकि 90 है, एक थीटा है, तो ये वाला कितना बच गया, 90 माइनस थीटा। बस ये किया है हमने और कुछ नहीं करा। उसके बाद लैमी थ्योरम लगाएंगे। अब कैसे, मैंने लिया T1, ठीक है भाई, नीचे क्या लिखूंगी, साइन लिखूंगी, तीनों में साइन नहीं आएगा, ठीक है, एक बार T1 ले लो, तीनों फोर्स लेना है, एक बार T1, एक बार T2 और एक बार तीसरा फोर्स कौन सा है, 51। नीचे सबके साइन 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 नहीं आएगा, बस एंगल में डिफरेंस आएगा। एंगल क्या, जैसे आपने T1 लिया तो जो बाकी 2 बच गए ना, उनके बीच का एंगल लेना है। बाकी कौन से बच गए, T2 और 51, ठीक है, T2 ये रहा, 51 ये रहा, इनके बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो मैंने साइन के आगे लिख दिया 180 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही T2 लिया मैंने, ठीक है भाई, T2 के नीचे साइन लिखा। अब एंगल कौन सा लिखूं, T2 लिया है ना, तो जो बाकी 2 बच गए उनके बीच का एंगल, बाकी कौन सा बच गया, एक तो T1 बच गया और एक कौन सा बच गया, 51। T1 और 51 के बीच क्या है एंगल, 90 प्लस थीटा, मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। ऐसे फिर लिया 51 अगर आप ले रहे हो तो साइन लिख के क्या करना है, बाकी जो 2 बच गए, बाकी कौन से बच गए, 51 लिए ना आपने, 51 के अलावा कौन से बच गए, T1 और T2, इनके बीच का एंगल क्या है, 90, तो मैंने लिख दिया साइन 90। लैमी थ्योरम है, लिखना है आपको, अप्लाइंग लैमी थ्योरम। क्यों लैमी थ्योरम लगाया है, क्योंकि तीनों इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि जो ये वेट है इज गिवन टू बी रेस्ट इन योर क्वेश्चन, ठीक है। सो वी कैन यूज लैमी थ्योरम हेयर। तो लैमी थ्योरम मैंने लगाई, उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करो। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये इसमें दिक्कत आती है, कई बच्चों को क्वाड्रेंट का नहीं पता होता। क्वाड्रेंट देख लो क्या होता है, ये है हमारा, ये होता है हमारा